दिन ढल चुका था और शाम होने को आई थी। आसमान में सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और धीरे धीरे चारों तरफ धुंधला अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों पर बैठे पक्षी तेजी से चहचहाते हुए झुंड बनाकर अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। गांव के थके हारे किसान भी अपने अपने बैलों को हाँकते हुए खेतों से घर वापस लौट रहे थे। नदी के किनारे दिन भर काम करने के बाद मछुआरे भी अपनी अपनी नावों को समेटकर और उन्हें किनारे बांधकर अपने घर लौट रहे थे। तभी जंगल की इसी संकरे, पथरीले और एकांत रास्ते से बहुत थकी हुई कदमों से धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी एक गरीब लकड़हारा दंपति, विवेक और काव्या। दोनों ने सुबह से एक दाना भी नहीं खाया था और भूख की मारी उनकी पीठ में मरोड़ उठ रही थी। विवेक के कंधे पर रखी कुल्हाड़ी पर आज लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर भी नहीं था। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता, मायूसी और लाचारी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी विवेक काव्या से बोलता है, काव्या, आज तो हमारी किस्मत ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। पूरा दिन भटकने के बाद भी आज जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब तुम ही बताओ कि मैं कल सुबह बाजार में क्या बेचने जाऊंगा। अगर कल बाजार नहीं गया तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? मुझे भी रास्ते भर से बस वही चिंता खाई जा रही है जी। घर में हांडी के अंदर जरा सा भी चावल का दाना नहीं बचा है। मैंने तो सोचा था कि आज जंगल से ढेर सारी लकड़ियां मिलेंगी तो कल सुबह सुबह तुम उन्हें बाजार में बेच दोगे और जो पैसे मिलेंगे उनसे हम कुछ चावल और दाल खरीद कर लाएंगे। लेकिन अब तो चारों तरफ अंधेरा घिराया है और हमारे हाथ खाली हैं। अब क्या होगा? कल हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये सब सोचते हुए, अपनी लाचारी पर आंसू बहाते हुए और अपने भूखे पेट को दबाए हुए वो दोनों उदास मन से उस सुनसान और डरावने रास्ते पर लगातार आगे चलते रहते हैं। उनके पास अपनी इस भयानक भूख और गरीबी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों अपनी इसी गहरी चिंता में डूबे हुए सिर झुकाए आगे बढ़ ही रहे थे कि ठीक तभी अचानक हवा का एक तेज और ठंडा झोंका आता है। उस ठंडी हवा के साथ उनकी नाक में मीठे, पके हुए और रसीले आमों की बेहद लाजवाब, अनोखी और सौंधी खुशबू आती है। वो महक इतनी जादुई और सम्मोहित कर देने वाली थी कि खुशबू मिलते ही काव्या के बढ़ते हुए कदम अचानक वहीं के वहीं थम जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करके हवा में एक लंबी सांस लेती है। उसका पूरा मन इस खुशबू से तृप्त हो जाता है। वो चौंक कर हवा में बार बार सूंघती है और विवेक की तरफ देखकर कहती है, ए जी, जरा रुकिए, अपने कदम रोकिए। आपको भी हवा में बहती हुई किसी पके हुए मीठे फलों की खुशबू आ रही है ना? जरा सूंघ कर देखिए, कितनी लाजवाब खुशबू है। हाँ काव्या, खुशबू तो सचमुच बहुत गजब की है, सीधे दिल को छू रही है। लेकिन सबसे बड़े अचंभे की बात यह है कि इस घने, पथरीले और कटीले झाड़ियों वाले जंगल में ये पके हुए आमों की खुशबू आखिर किस तरफ से आ रही है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई फलों का पेड़ नहीं है। चलो जरा इस रास्ते से हटकर झाड़ियों के पीछे चलकर देखते हैं। इसके बाद विवेक और काव्या उस पके हुए जादुई आम की मीठी खुशबू का पीछा करते हुए घनी और कटीली झाड़ियों के रास्तों को पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे थोड़ी ही दूर आगे जाते हैं, जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बहुत बड़ा और आलीशान आम का बगीचा दिखाई देता है। वहाँ का अद्भुत और अनोखा नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे दंग रह जाते हैं। वहाँ बगीचे में हर एक पेड़ की डालियां फलों के बोझ से जमीन तक झुकी हुई थीं और उन पर बड़े बड़े और पक्के पीले सोने जैसे चमकीले आम लटक रहे थे। अरे देखो काव्या, अपनी आंखों पर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। वहाँ कितने सारे और कितने बड़े बड़े आम हैं। वो आम पूरी तरह से पेड़ पर ही पक चुके हैं। देखकर ही लग रहा है कि ये अमृत की तरह बहुत मीठे होंगे। कोई यहाँ रखवाला भी नहीं दिख रहा है। चलो आज हम अपनी भूख मिटाने के लिए इनमें से कुछ आम तोड़ कर ले जाते हैं। हाँ जी, भगवान ने भूखे पेट हमारी पुकार सुन ली। जंगल के इन सुनसान पेड़ों से कुछ आम तोड़कर इस खाली टोकरी में भर लेते हैं और तुम कल सुबह इन्हें शहर के बाजार में ले जाकर बेच देना। हमारा गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा और घर में खाने का राशन भी आ जाएगा।
विवेक बिना कोई देर किए सामने जमीन पर पड़ी एक पेड़ की मजबूत सूखी डाल उठाता है और उसे पेड़ के ऊपर डालियों पर मारकर पके हुए आम तोड़ने लगता है। विवेक और काव्या इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस आम के पेड़ के ऊपर डालियों के बीच छुपी हुई सो रही थी एक डरावनी जादुई चुड़ैल रक्तमुखी। पेड़ से आम टूटने और नीचे जमीन पर गिरने की टपक टपक आवाज से उसकी गहरी नींद अचानक टूट जाती है। वो अपनी भयानक आंखें खोलती है। बात क्या है? इतनी जोर से ये कैसे आवाज हुई? मेरी नींद किसने खराब की? क्या कोई मेरे बगीचे से जादुई आम तोड़ रहा है? जरा देखूं तो नीचे कौन अपनी मौत को बुला रहा है। रक्तमुखी जैसे ही पेड़ की डालियों से नीचे झांक कर देखती है कि दो मामूली लोग उसके पेड़ से आम तोड़ रहे हैं। ये देखकर चुड़ैल गुस्से से तमतमा जाती है। वो झट से पेड़ से नीचे हवा में छलांग लगाती है और उनके ठीक सामने आकर कूद पड़ती है। उसके लंबे बाल और डरावने रूप को देखकर दोनों कांपने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो कोई भयानक चुड़ैल है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! चोरी छुपे मेरे जादुई बगीचे से आम चुराने आए हो? अब तुम लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मजा चखाती हूँ। माफ कीजिए देवी, हम चोरी करने की नीयत से नहीं आए थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये आम का बगीचा आपका है। हम तो बहुत गरीब हैं। बस इस आम की मीठी खुशबू से खिंचे हुए हम यहाँ आ गए थे। सोचा था कुछ पक्के आम तोड़कर बाजार में बेच देंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे खाने को कुछ चावल खरीद कर ले आएंगे। हम बहुत दिनों से भूखे हैं। इसके बाद काव्या रोते रोते अपनी गरीबी और मजबूरी की पूरी कहानी चुड़ैल को बताती है। सब कुछ सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और उसे उन पर दया आ जाती है और बोलती है, मैं समझ गई कि तुम लोग बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन सुनो, ये आम किसी आम इंसान के खाने के आम नहीं है। ये जादुई आम हैं, जिन्हें केवल इस जंगल के भूत प्रेत और चुड़ैल ही खाती हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये पके हुए आम तो नहीं दे सकती। कोई बात नहीं देवी, हम खाली हाथ ही यहाँ से लौट जाते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ जादुई आम की गुठलियाँ देती हूँ। इन्हें ले जाओ और अपने घर के पास आंगन में बो देना। फिर देखना क्या चमत्कार होता है। वो दोनों जादुई चुड़ैल रक्तमुखी के हाथ से जादुई आम के बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और बिना कोई समय गवाए उन्हें अपने घर के आंगन की मिट्टी में बो देते हैं। उस रात भी उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो दोनों सिर्फ पानी पीकर ही सो जाते हैं। और सुबह की पहली किरण निकल आती है। सुबह नींद से जागते ही काव्या जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर देखती है, वो पूरी तरह हैरान रह जाती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। ई जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आके देखो तो जरा, चमत्कार हो गया। काव्या की घबराई हुई आवाज सुनकर विवेक जल्दी से कमरे से बाहर भागता हुआ आता है। वे दोनों देखते हैं कि रातों रात आम के पेड़ बड़े होकर आंगन में खड़े हो गए हैं और उनमें बड़े बड़े रसीले आम लटक रहे हैं। आम की मीठी खुशबू से चारों ओर का पूरा माहौल महक रहा था। हो, ए जी, आप अब बिल्कुल देर मत करो। जल्दी से कुछ आम तोड़कर टोकरी में भरो और बाजार में बेच कर आओ। विवेक जल्दी से बहुत सारे बड़े बड़े आम तोड़कर अपनी बांस की टोकरी में भरता है और उन्हें बेचने के लिए शहर के बाजार की तरफ निकल जाता है। आम ले जाओ, आम, मीठे रसीले पके आम। अरे जल्दी ले जाओ, एक बार जो खाएगा वो बार बार मेरी दुकान पर खरीदने आएगा। पक्के आम ले जाओ। टोकरी में रखे उन जादुई आमों की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है और उसकी टोकरी में ऐसे सुंदर पके हुए और बड़े आम देखकर सब लोग अपनी दुकानें छोड़कर उसके पास भागने लगते हैं। तभी एक हलवाई बोलता है, वाह भाई, तेरी टोकरी में रखे आम तो बहुत बड़े बड़े हैं और पूरी तरह पक भी चुके हैं। खुशबू से ही लग रहा है कि बहुत मीठा होगा। इसका दाम बताओ जरा। काका, एक आम का दाम मात्र 20 रुपए है।
अरे काका, मेरा आम बहुत अच्छा होगा, एक बार लेकर तो जाओ। देखना, आम खाने के बाद कल फिर मेरी दुकान ढूंढते हुए आओगे। इस तरह एक एक करके देखते ही देखते विवेक के सारे आम ऊंचे दामों में बिक जाते हैं। फिर वो उन पैसों से बाजार से चावल, दाल, अनाज और घर का सारा सामान खरीदकर खुशी खुशी घर लौट आता है। काव्या, देखो मैं कितने सारे सामान लाया हूँ। आज घर में तरह तरह का अच्छा खाना बनाओ। बहुत दिनों से हमने कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं रसोई में तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। चलो, अब आप अंदर चलो। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह विवेक फिर से टोकरी भर के आम लेकर बाजार जाता है और वही आवाज लगाता है, ले जाओ मीठे पक्के आम, ले जाओ आम ले जाओ। तभी एक पुराना ग्राहक दौड़ते हुए विवेक के पास आता है और बोलता है, विवेक भैया, कल तुम्हारी दुकान से जो 2 आम लेकर गए थे वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत मीठे थे। आज मुझे वैसे ही और 2 आम दे दो। ठीक है, ये लो आपके 2 आम। आज भी विवेक के सारे आम हाथों हाथ बिक जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे पैसे आने से उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर होने लगती है। विवेक के घर की हालत में आए इस अचानक और बड़े बदलाव को कई दिनों से छिप छिप कर देख रहा था उनका ही चालाक और लालची पड़ोसी जश। वो विवेक की तरक्की देखकर मन ही मन बुरी तरह जल रहा था। बात क्या है भाई, रातों रात विवेक की गरीबी दूर कैसे हो गई? इन्हें तो कल तक ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और उनके घर के आसपास तो मैंने कभी कोई आम के पेड़ नहीं देखे थे। फिर ये रोज टोकरी भर के इतने आम कहाँ से ला रहा है? जरा आज रात को छिपकर देखना ही पड़ेगा कि मामला क्या है। फिर जश गहरी रात के अंधेरे में दबे पांव जाता है और विवेक के घर के पीछे छिप कर देखता है। वो देखता है कि विवेक के घर के आंगन में आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और उन पर कीमती बड़े बड़े पक्के आम लटक रहे हैं। बाप रे बाप, इतने सारे आम के पेड़ और इतने बड़े बड़े आम! नहीं, ये बात मुझे तुरंत अपनी पत्नी को बतानी पड़ेगी। इसके बाद जश उल्टे पैर अपने घर लौट कर आता है और अपनी पत्नी तनीषा को सारी बात विस्तार से बताता है। सब कुछ सुनकर तनीषा जलन और गुस्से से लाल हो जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं उन भिखारियों को इस तरह से अपने सामने अमीर बनने नहीं दे सकती। आज रात तुम चुपके से जाओ और... हाँ तनीषा, मैं समझ गया। आज रात तुम और मैं साथ चलेंगे और जाकर... और उन्होंने जैसा सोचा था ईर्ष्या के मारे वैसा ही किया। गहरी रात होते ही जब विवेक और काव्या सो रहे थे, जश और तनीषा चुपके से कुल्हाड़ी लेकर विवेक के आंगन में घुसते हैं और उसके सारे आम के पेड़ों को बेरहमी से काटकर जमीन पर गिरा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही काव्या हमेशा की तरह बाहर आती है, कटे हुए पेड़ों को जमीन पर बिखरा देखकर रोने लगती है। हाय, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारा ऐसा सर्वनाश किसने कर दिया? हमारी बनी बनाई गृहस्थी किसने उजाड़ दी? ए जी, जल्दी बाहर आकर देखो तो जरा। ये क्या? इसे देखकर तो साफ पता लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर दुश्मनी में हमारे सारे आम के पेड़ काट दिए हैं। हमारा ऐसा बड़ा नुकसान किसने किया? सुनो ना जी, रोने से कुछ नहीं होगा। हम फिर से जंगल में उसी जादुई चुड़ैल रक्तमुखी के पास चलते हैं। वो बहुत दयालु हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। फिर से काव्या और विवेक रोते हुए जंगल में उसी पेड़ के पास जाते हैं और रक्तमुखी को सामने जाकर रोते हुए उसे सारी बात बताते हैं। मैं समझ गई कि किसी ने ईर्ष्या से जानबूझकर ये नीच काम किया है। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो। ये आम की गुठलियां, बीज ले जाकर फिर से अपने आंगन में बो दो। आज रात मैं खुद आकर तुम्हारे आम के पेड़ों की पहरादारी करूंगी। देखूं तो सही किसकी मौत आई है। विवेक और काव्या उन आम के बीजों को लेकर घर आते हैं और फिर से उन्हें अपने आंगन में बो देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। जादुई शक्ति से उसी समय पेड़ रातों रात बड़े होकर फिर से बड़े बड़े आमों से लद जाते हैं।
फिर धीरे धीरे काली रात हो जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उस रात भी पेड़ों को दोबारा काटने के इरादे से तनीषा और जश कुल्हाड़ी लेकर विवेक के आंगन में चोरी छुपे आते हैं। तो इसका मतलब तुम दोनों ही इन भले और गरीब लोगों का इतना बड़ा नुकसान कर रहे थे? ठहरो, अब मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति का मजा चखाती हूँ। जश डर के मारे कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही आम के पेड़ को फिर से काटने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक चुड़ैल की जादू से उसके हाथ की कुल्हाड़ी हवा में गायब हो जाती है और ठीक तभी रक्तमुखी उनके सामने बड़ी छलांग लगाकर आ जाती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! जलन और ईर्ष्या में आकर इनकी आम के बगीचे को नष्ट करने आई हो। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये कहकर फिर वो अपने हवा में हाथ घुमाती है और अपनी जादुई शक्ति से उनके पास 2 जंगली शेर को वहां पर ले आती है और वे दोनों शेर उन पर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं और शेर को देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये शेर तो बड़े ही खूंखार लग रहे हैं। अब तो हमारी मौत पक्की है। माफ कर दीजिए देवी, हम फिर कभी भी अपने किसी पड़ोसी का नुकसान नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। जाओ, भागो यहाँ से। दोबारा कभी इस इलाके में विवेक के घर के आसपास दिखाई मत देना, वरना पाताल में गाड़ दूंगी। वो दोनों डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग जाते हैं। उनकी चीख सुनकर विवेक और काव्या अपने कमरे से बाहर आते हैं। सुनो विवेक, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे इस आम के बगीचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जिंदगी बचा ली। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त नहीं देवी, आप आदेश कीजिए, हम आपकी हर बात मानेंगे। हमारे भूतों के जंगल में इस साल आम कम पड़ रहे हैं और पास वाले मायावी जंगल से बहुत सारे आमों की मांग आ रही है। आज से नियम ये होगा कि तुम्हारे बगीचे में जितने भी आम उगेंगे उसका आधा हिस्सा तुम दिन में इंसानों के बाजार में बेचना और बाकी का आधा हिस्सा रात में हमारे भूतों की जंगल में लाकर बेचना। विवेक और काव्या ने खुशी खुशी जादुई चुड़ैल रक्तमुखी की ये बात मान ली। इसके बाद से वो कुछ आम दिन में शहर के बाजार में बेचते हैं और कुछ आम रात के अंधेरे में भूतों के जंगल में ले जाते हैं। वहाँ रात के समय बहुत सारे देसी विदेशी भूत प्रेत और अजीबो गरीब आत्माएं सोने के सिक्कों के बदले आम खरीदने आते हैं।